हेलो स्टूडेंट्स। ये हमारा वेब मैकेनिक्स का जो है वो फोर्थ लेक्चर है। ठीक है, इसमें हम आज जो डिफरेंट मीडियम होते हैं उनमें जो वेब की स्पीड है उसके फार्मूले और उन पर डिस्कशन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमने यहाँ फार्मूला लिया है कि स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। तो जैसे ये कोई स्ट्रिंग है, ये दोनों तरफ से आप फिक्स कर लें, फिक्स करके आप किसी मेथड से इसमें वाइब्रेशन दे दें तो ये स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग हो गई। इसमें क्या फार्मूला होगा स्पीड का, वो ड्राइव किया है। इसके अंदर जो स्पीड होती है वो डिपेंड करती है मास पर यूनिट लेंथ पर, यानी म्यू म्यू से रिप्रेजेंट किया है मास अपॉन लेंथ, यानी मास पर यूनिट लेंथ को। और ये डिपेंड करती है टेंशन पर। यहाँ ध्यान रखना कि टेंशन जो स्ट्रिंग के अंदर होगा, ठीक, और स्ट्रिंग का ही मास पर यूनिट लेंथ भी है, यानी स्ट्रिंग का मास अपॉन लेंथ। तो कभी किसी न्यूमेरिकल में अगर टोटल मास दिया हो तो लेंथ से डिवाइड कर लेना, ठीक है ना। याद रखना म्यू यूज किया गया है। ये भी ध्यान रखना बहुत सारी बुक्स में इसके फार्मूले में म्यू ना लिख के स्मॉल एम लिख दिया है। तो डायमेंशन में भी ध्यान रखना फार्मूले में कि डायमेंशन ml-1 लेनी है, ठीक है ना। और हमने जब फर्स्ट लेक्चर आपको बताया था उसमें बताया था कि जो सेकंड डेरिवेटिव की इक्वेशन होती है वेव्स की, याद है ना, तो उससे कंपेयर करके ओरिजिनल फार्मूले वेलोसिटी के निकाले गए, ठीक है ना। तो लेकिन वो सिलेबस में नहीं है, ठीक। तो हम लोग डायमेंशन से सिंपली ड्राइव कर लेते हैं इनको। तो म्यू पर डिपेंड कर रहा है, टी पर डिपेंड कर रहा है, इस पर पावर ए लगा दें, इस पर पावर बी, जैसा कि आप डायमेंशन एनालिसिस में करते हैं। इसे इक्वल करके कांस्टेंट लगा दिया। म्यू मास पर यूनिट लेंथ है, यानी मास अपॉन लेंथ है, और ये टेंशन है, यहाँ टेंशन फोर्स होगा, ठीक। तो मास अपॉन लेंथ है इसलिए ml-1 हो गया, टेंशन आपका mlt-2 हो गया। अब पावर को कंबाइंड कर लें, यहाँ पर k की कोई डायमेंशन होती नहीं है इसलिए इसको यहाँ पर रखे नहीं। मास जो है आपका, इस पर पावर a है और इस पर पावर b है, तो यहाँ पर a प्लस बी होगा। लेंथ पर यहाँ माइनस ए होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके, यहाँ पावर b है तो माइनस ए प्लस बी होगा, और जो आपका t है टाइम, उस पर पावर -2b होगा। अब दोनों तरफ पावर को कंपेयर कर लें। यहाँ ध्यान रखना ये जो लिख दिया यहाँ पर ये टेंशन है और ये टाइम के लिए लिखा है, नहीं तो सिंबल चेंज कर लेना, वहाँ ध्यान रखना, ठीक है ना, मिक्स नहीं करना दोनों को, ठीक है। यहाँ पर टी जो है, टी वो टेंशन है, वैसे वहां थ्योरी में दिया हुआ है। और म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और यहाँ ये टी टाइम है। वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1 होती है, इधर कोई मास है नहीं, तो इसका मतलब a प्लस बी के इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पावर 0 होगी। यहाँ लेंथ पर पावर 1 है, यहाँ लेंथ पर पावर -a प्लस बी है, तो -a प्लस बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। टाइम पर यहाँ पावर -2b है, यहाँ -1 है, तो -2b इक्वल टू -1 करेंगे तो b डायरेक्ट आपको 1/2 मिल गया। आप इसमें b की वैल्यू डाल दें, चाहे यहाँ डाल दें, उसमें a -1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। कि इस तरह से डायमेंशन में इसमें यूनिट की सेटिंग की गई है कि k की वैल्यू यहाँ 1 ली जाती है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं वहां पर है, ठीक है ना। तो 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है, ठीक। b पावर 1/2 है, b आपने इसमें टेंशन में लगाई है, इसका मतलब ये न्यूमरेटर में रहेगा और म्यू मास पर यूनिट लेंथ डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है। तो ये वेव स्पीड का फार्मूला है किसी स्ट्रिंग के अंदर, v इक्वल टू √T/μ, ठीक। यहाँ पर जो म्यू होता है वो मास पर यूनिट लेंथ होता है। मास आपको मालूम, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ। ये लेंथ लिखी है, इसको कट कर दिया बाद में, और यहाँ ये डेंसिटी है, तो लेंथ इसकी कट हो गई है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू डेंसिटी आ गया। क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पर ये वायर होते हैं, तो ये वाला एरिया लिया जाएगा, तो एरिया कितना होगा, πr², ठीक है ना। तो यहाँ पर ये πr² और ये रो डाल दें तो फार्मूला आपका ये बन जाएगा, ठीक है। इससे आपको जो है वो किस किस के प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली है, वो सारा निकल आएगा। तो फार्मूला मेन आप ये लर्न रखें, T/μ, और इससे इसको बना लेना, ठीक है ना। क्रॉस सेक्शनल एरिया उसमें भी चेक करते जाएं जो थ्योरी लिखी हुई है वहां पर, ठीक है ना। आगे देखें, यहाँ पर एक चीज पर ध्यान रखना, ये कन्वर्जन बहुत अच्छा है। ये टेंशन है, ये फोर्स होगी, ठीक, और अपॉन πr² एरिया हो गया, तो टेंशन अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, स्ट्रेस। इसका मतलब ये भी फार्मूला है, v इक्वल टू रूट स्ट्रेस अपॉन डेंसिटी, ठीक है ना। T/πr² की जगह स्ट्रेस लिख दिया और डेंसिटी आपकी लिखी हुई है, ओके। अब इसमें हमने एक आर्टिकल लिया है कि जैसे मान लो ये आपकी कोई स्ट्रिंग है, ठीक है। स्ट्रिंग में ये सस्पेंडेड है ऊपर से,
है ना, और कोई वेट नहीं है। इसमें हम नीचे से एक वेव यहाँ पर प्रोड्यूस करा रहे हैं, तो इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा। वैसे आपको मालूम होगा कि मीडियम में जो वेव वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। क्यों? आपकी अगर हॉरिजॉन्टल में स्ट्रिंग है तो टेंशन सब में सेम होगा, मास पर यूनिट लेंथ म्यू सेम होगा, तो स्पीड इसके अंदर सेम होगी, ठीक है ना। लेकिन अगर आपका टेंशन चेंज हो रहा हो हर जगह पर तो नेचुरल है कि स्पीड बदल जाएगी। तो अगर वर्टिकल स्ट्रिंग आपकी है, अगर कोई ऐसे, इसमें स्ट्रिंग क्या होगी, रॉड होगा, एक तरह से लिख देते हैं स्ट्रिंग, लेकिन रॉड है समझ लो, नहीं तो वो लूज हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्ट्रिंग है, रॉड है, तो यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ हर पॉइंट पर टेंशन अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि जैसे ये पॉइंट लेते हैं तो नीचे का ये जो रॉड होगा, इतना पोर्शन, ये जितना वेट होगा वो यहाँ पर टेंशन क्रिएट करेगा। अपर पॉइंट पर पूरे रॉड का मास यहाँ पर टेंशन क्रिएट करेगा। समझ में आ गई ना। तो हर जगह टेंशन अलग अलग सेपरेट है। तो जब टेंशन अलग अलग है तो हर जगह स्पीड सेपरेट होगी, अलग अलग होगी, ठीक है ना। तो देखिए अच्छा आर्टिकल है, लेकिन 11th में ये नहीं पूछेंगे, ठीक है ना। तो स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव है इन सस्पेंडेड स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की बजाय लिखा है स्ट्रिंग, लेकिन ये थोड़ा रॉड वैसा होगा, हार्ड होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें जरा, इसकी टोटल लेंथ एल ले ली और लोअर पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पर ये एक dx का पार्ट चूज कर लिया। ये इसलिए चूज किया है क्योंकि हर जगह टेंशन अलग अलग है। पैसे हम इसमें निकालेंगे, पहले कितना है, तो इसमें कितना टेंशन होगी, इसके नीचे का जो इतना रॉड है इसके वेट के बराबर, ठीक है। म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है, तो टेंशन यहां पर निकालना है कितना होगा। ये मास पर यूनिट लेंथ है, इसमें लेंथ को मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल मास आ जाएगा। कितना लेंथ यहां अप्लाई हो रहा है इस वाले पार्ट पर, जो एक्स लेंथ है वो यहां पर लगेगी, पक्का है ना। जो एक्स लेंथ है वो यहां पर अप्लाई होगी, तो लेंथ एक्स मल्टीप्लाई की वहां, समझ में आ गया ना मास, और जी मल्टीप्लाई कर दिया तो वेट हो गया। तो टेंशन यहां पर जो लगेगी वो इतने वाले पार्ट, जो लोअर पार्ट है, इसके वेट के बराबर वहां पर लगेगी। समझ गए ना। अब आप अपनी वेलोसिटी में फार्मूला में टी की वैल्यू पुटअप कर दें, तो टी आपका ये मास पर यूनिट लेंथ ये म्यू है, म्यू एक्स जी हो गया, ठीक है। तो म्यू कैंसिल हो गया, तो वेलोसिटी कितनी आ गई, रूट एक्स जी। इसका मतलब यहां से इस पॉइंट पर एक्स कितना डालेंगे, 0, इस पॉइंट पर एक्स कितना डालेंगे, एल। हर पॉइंट पर वेलोसिटी अलग अलग होगी, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगेगा, क्योंकि वेलोसिटी अलग है तो नेचुरल है कि इंटीग्रेशन से टाइम निकलेगा, पक्का। तो टाइम टू ट्रेवल द वेव अप टू लेंथ एल, या ऊपर तक आने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना। थोड़ा उसमें देखते जाना, पीडीएफ में निगाह डालते जाना। तो टाइम टू ट्रेवल अप टू लेंथ एल, क्या करें वेलोसिटी में, dx बाई dt कर दो, ठीक। रूट एक्स को ले, रूट एक्स जी है, रूट एक्स को dx के साथ ले जाए और dt को अलग करें, रूट जी कांस्टेंट है। तो रूट एक्स को हमने ठीक से किया है, x को न्यूमरेटर में ले जाएं तो x पावर -1/2 हो गया, dx हो गया। ये रूट जी कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन t होगा। और इसमें जब 1/2 प्लस करेंगे तो, सॉरी 1 प्लस करेंगे तो 1 -1/2 करेंगे तो 1/2 बच जाएगा, नीचे भी 1/2 आ जाएगा, 2 ऊपर आ गया। अपर लिमिट डाल दें, रूट एल हो जाएगा। लोअर लिमिट कितनी है, 0, 0 डाल दें, रूट जी टी। देखिए टी का बहुत आसान फार्मूला बन गया, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल ओवर जी। जैसे सिंपल पेंडुलम में है बट लेकिन पाई नहीं है यहाँ, है ना। तो आप इसको लगा के ऑब्जेक्टिव बहुत आसानी से लगा सकते हैं इसमें कि कितना टाइम लगेगा ट्रेवल करने में यहाँ से यहाँ तक। क्या चाहिए, केवल लेंथ चाहिए, ठीक है ना। तो आर्टिकल थोड़ा कॉम्पिटिटिव के लिए जो है वो ध्यान रखना। आपके यहाँ नेक्स्ट आर्टिकल उसमें दिया होगा एनर्जी इन वेव मोशन, है ना। देखो यहाँ जब कोई मीडियम में जब हम वेव प्रोड्यूस करते हैं तो हम बाहर से वर्क डन करते हैं, ध्यान दें बात पर, बाहर से वर्क डन करते हैं, ठीक है ना। तो जो वर्क डन आप बाहर से करेंगे, इसलिए इसमें एनर्जी कंजर्व नहीं होती है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, क्योंकि आप लगातार उसमें फोर्स लगाएंगे या वेव प्रोड्यूस कराएंगे मीडियम में। यहाँ पर जो सबसे पहले हमने, हालांकि ऊपर फार्मूला लिखा है एनर्जी इन वेव मोशन, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ध्यान दें बोर्ड में, इसका फार्मूला ये है, हाफ रो डेंसिटी है, ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, कैपिटल ए एम्पलीट्यूड है, स्मॉल ए से नहीं लिखा हमने, ठीक। cos स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फार्मूला है। वहां पर देख लेना, अगर नहीं लिखा हो तो कैपिटल ए एम्पलीट्यूड लिख देना,
ठीक है ना। हमने यहाँ नीचे आपको सिंपल मेथड से काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फार्मूला ड्राइव करके दिखाया है, ठीक है ना। तो जरा देखें ध्यान से क्या है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फार्मूला, कैसे हमने ड्राइव किया है, क्या लिखा वहां देखें, हाफ रो वी स्क्वायर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना। अगर आप उसमें वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे तो मास अपॉन वॉल्यूम जो है वो डेंसिटी बन जाएगा ना। बर्नौली वगैरह में भी आपने यूज किया है, हाफ रो वी स्क्वायर, ये बन गया काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आ गई बात। यहां देखें v क्या है, वेलोसिटी है, ये वेव वेलोसिटी नहीं है, ये किसी वेव जो होगी आपकी उसके पर्टिकुलर पॉइंट पर, जैसे ये वेव ऐसे जा रही है तो पर्टिकुलर पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी है, इसलिए यहां क्या लिखा dy बाई डी टी। ठीक, ध्यान दें यहां स्क्वायर है तो dy बाई डी टी का होल स्क्वायर, y क्या है हमने ले लिया a साइन ओमेगा टी माइनस kx। आप इसको डिफरेंशिएट कर दें तो पार्टिकल वेलोसिटी आ जाएगी, और सारे न्यूमेरिकल आपने लगाए हैं, ओमेगा को बाहर करें, a ओमेगा साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, ओके। और dy बाई डी टी की वैल्यू यहां पर पुटअप कर दें, देखो ये बन गया काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फार्मूला, हाफ रो a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस kx बना। यहां पर हम थोड़ा सा रेफरेंस आपको दे रहे हैं, ऐसा होता है आप समझ जाएंगे, जैसे ये जो पॉइंट है यहां पर, यहां पार्टिकल मीन पोजीशन पर है मीन पोजीशन पर है, यहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, बिल्कुल मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम, अपर मोस्ट पॉइंट पर 0, लोअर मोस्ट पॉइंट पर 0, ये ऑसिलेट कर रहा पार्टिकल, ठीक है। तो काइनेटिक मैक्सिमम होगी। यहां ध्यान दें, यहां जो पार्टिकल्स होगा वो, या आप किसी और मैकेनिकल वेव में वायर में समझ लें, यहां पर इस तरफ का वायर इसको इधर स्ट्रेस्ड कर रहा है, खींच रहा है, और ऊपर वाला वायर इसको ऊपर खींच रहा है, तो यहां पर टेंशन सबसे ज्यादा होती है, यहां पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होती है। यहां काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले सेम है, जो काइनेटिक का है वही पोटेंशियल का है, यानी जब काइनेटिक 0 तो पोटेंशियल 0, जब काइनेटिक मैक्सिमम तो पोटेंशियल मैक्सिमम। डेरिवेशन आपके यहाँ नहीं था इसलिए हमने इसको कराया नहीं, पोटेंशियल का है, ठीक है ना। आप डायरेक्ट ध्यान रखें क्योंकि कॉम्पिटिटिव में फार्मूलों का वर्क है केवल। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दोनों के फार्मूले सेम है, और काइनेटिक कैसे आता है वो मैंने आपको समझा दिया है, और यहाँ ये भी बता दिया है कि यहाँ काइनेटिक मैक्सिमम होगी तो पोटेंशियल भी मैक्सिमम होगा, पक्का, ठीक है ना। तो दोनों का सम कर दें तो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आपके उसमें है, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। तो दोनों का सम करेंगे तो 1/2 हट जाएगा, आपका कैंसिल हो गया, ठीक। आगे देखें, इसका जब एवरेज निकालेंगे तो ये जो कॉस स्क्वायर थीटा होता है, इसकी एवरेज वैल्यू आप ध्यान रखें 1/2 होती है, ठीक है। ये आपको 12th मैथ में कराई जाएगी, एरिया अंडर कर्व में, आप जनरल में ध्यान रखें कि कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू हाफ होती है, ओके, लर्न करके रखना। तो एवरेज वैल्यू, एवरेज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या बना, 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। आगे बात समझ में, ठीक। ये आपकी जो एनर्जी होगी, ये तो हमने यहाँ काइनेटिक आपको ड्राइव कराई है, तो ये आपकी एवरेज एनर्जी बन जाएगी, ठीक है ना। इसी में हम इसके बाद पावर और इंटेंसिटी का फार्मूला आपको बताएंगे। एनर्जी का फार्मूला आपने अभी जो बनाया है, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, इससे हम पावर का फार्मूला बनाएंगे। पावर आपको मालूम है कि वर्क अपॉन टाइम होता है, तो वर्क या एनर्जी एक ही बात है, यानी कि एनर्जी अपॉन टाइम हो गया, और जो अभी फार्मूला आपने लिखा वो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का है, ठीक। इसलिए जो एनर्जी का फार्मूला आपने एवरेज में निकाला है, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू उसमें वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन करें, ठीक। तो वॉल्यूम क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ होगा। हमने यहाँ पर हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर को वहाँ रिपीट लिखा है, वॉल्यूम की जगह क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ लिखा है, डिवाइडेड बाई टाइम है। जो ए है यहाँ पर टर्म ध्यान रखना, जो कैपिटल ए है वो एम्पलीट्यूड है, यस को हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया है, ये लेंथ हो गई, लेंथ अपॉन टाइम वेलोसिटी हो जाएगी। ये जो वेलोसिटी v आएगी ना, ये वेव वेलोसिटी है, इसलिए हमने यहाँ क्लियर लिख दिया है कि वेव वेलोसिटी है। पार्टिकल वेलोसिटी हमेशा जो y की इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट की, उसको डिफरेंशिएट करके ही बनती है, ठीक है ना। अब पावर का ये फार्मूला बन गया, ठीक। इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो है इंटेंसिटी का ही है, इसको आप जरूर लर्न करना, ये 12th में भी आपके काम आएगा और इसमें भी है चैप्टर में आगे।
इंटेंसिटी हम बोलते हैं एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन यूनिट टाइम। इसको भी लर्न रखना है। इंटेंसिटी का मीनिंग एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक। तो इसका मतलब इंटेंसिटी हो गया एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। क्योंकि एरिया को हमने एस से लिखा है, यहाँ पर ए कैपिटल ए एम्पलीट्यूड है, इसलिए एरिया को एस से लिख लिया। तो अब एनर्जी अपॉन टाइम यानी कि वर्क अपॉन टाइम ये पावर है, तो पावर अपॉन एरिया हो गया। ये पावर का फार्मूला आप ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं, इसको यहाँ पर पुटअप कर दें। इसमें यस आपका कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा इंटेंसिटी का फार्मूला बन गया। क्या बना? हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू वी। वी यहाँ वेलोसिटी है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, रो डेंसिटी है, ए एम्पलीट्यूड है। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। इसका 12th में और 11th के आगे चैप्टर में बहुत काम आता है, लेकिन ये बात यहाँ पर याद रखना कि इसके लिए अदर पैरामीटर भी कांस्टेंट होने चाहिए। यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट यानी कि मीडियम एक ही होना चाहिए। एक मीडियम में वेलोसिटी एक तरह की होती है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और रो डेंसिटी है। तो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक। अब आगे वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन ए गैस और लिक्विड, ठीक। आपने अभी जो पढ़ा है वो वेलोसिटी ऑफ था स्ट्रिंग में, जिसमें कि वो ट्रांसवर्स वेव थी। यहाँ पर वेलोसिटी v जो है वो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होती है। जैसे वहाँ पर अभी ड्राइव किया था, तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में पावर a लगा दिया और डेंसिटी में पावर b लगा दिया। इनको इक्वल करें तो कांस्टेंट आ जाएगा। यहाँ पर जितने भी डेरिवेशन अगर 11th में आते हैं तो आप डायमेंशन से प्रूव करना। वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1 है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशन ML-1 T पावर -2, इस पर पावर A होगी, और डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होती है यानी ML पावर -3, इस पर पावर B होगी। कंबाइंड कर लें पावर को, मास यहाँ पर पावर A है, यहाँ पर पावर B है, तो मास पर A प्लस B हो गया। लेंथ पर -A है, यहाँ माइनस के 3B हैं, तो -A -3B हो गया। और टाइम पर यहाँ पर -2A है। अब दोनों तरफ का कंपेयर कर लेना, हमने इसको सॉल्व नहीं किया है। आप यहाँ पर जब निकालेंगे तो a 1/2 आएगा, b -1/2 आएगा। नेचुरल है, आप इक्वेशन को कंपेयर करके निकाल लेंगे। a + b 0 होगा, -a -3b 1 के इक्वल होगा, माइनस के 2a -1 के इक्वल होंगे, तो a तो सीधे आ गया 1/2 और a + b 0 है, इसलिए b -1/2 हो गया। अब ये दोनों वैल्यू पुटअप कर दें। 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है, जिसमें नेगेटिव आ गया, b पावर वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। इसका मतलब वेलोसिटी का फार्मूला √b/ρ है। अगर हम लिक्विड के लिए ये वेलोसिटी निकालते हैं तो ये लगभग जो है वो 1450 या 1500 मीटर पर सेकंड लिक्विड में जनरल ध्यान रखें, ये वाटर के लिए है। बाकी टेम्परेचर वगैरह डिपेंडेंट भी है, लेकिन रफली ध्यान रखें कि साउंड स्पीड जो होती है वो एयर में 332 मीटर पर सेकंड है, लिक्विड में 1450 है और नीचे 5000 डी है, ये सॉलिड के लिए है। नीचे फार्मूला दिया है वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन थिन रॉड। ये रॉड है, जैसे हमारा पेन है, एक तरफ से फिक्स है, हैमर से यहाँ से स्ट्राइक करो, इसमें अंदर वेव बनेगी। कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के टर्म्स में वेव चलेंगी, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होगी। ये फोर्स दिखा रखा है यहाँ पर स्ट्राइक कराते हुए, ठीक। इसका ये फार्मूला है v = √y/ρ, ठीक है ना। तो ये फार्मूला आप अच्छी तरह से ध्यान रखना, ये आपका यंग मॉडुलस है, ठीक। तो बल्क मॉडुलस, यंग मॉडुलस, ठीक। यहाँ पर यंग मॉडुलस है, वहाँ बल्क मॉडुलस है। ये फार्मूला भी है, डायरेक्ट फार्मूला है, इनके डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन सॉलिड मीडिया, ये पूरा मीडियम सॉलिड है, उस समय के लिए है। इसमें आप जो यंग मॉडुलस है प्लस 4/3 ईटा है, ईटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है, और ये रो डेंसिटी है। ये फार्मूला केवल आपको लर्न करने हैं, ठीक है ना। तो इसके आगे ये जो फार्मूला था आपका, जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का आपने निकाला है, ऊपर लिखा है कि वेलोसिटी आप यहाँ से शुरू किया था हमने, वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन गैस और लिक्विड। इसको पर्टिकुलर गैस के लिए न्यूटन ने इसमें ये करेक्शन किया है। न्यूटन ने, आपने पढ़ा होगा कि जो थर्मोडायनामिक्स में कि जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है वो प्रेशर के इक्वल होती है। यहाँ हमने उसको फिर से ड्राइव किया है, जब क्लास में ये डेरिवेशन आए तो आप इसको वहाँ फिर से ड्राइव करना। तो ये न्यूटन्स फार्मूला है फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम। न्यूटन ने ये एज्यूम किया कि जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स मीडियम में चलती हैं, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के टर्म्स में, वो प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। कंप्रेशन में अगर हीट प्रोड्यूस होती है, उन्होंने इस प्रोसेस को स्लो माना था। कंप्रेशन और रेयरफेक्शन में जो वेव ट्रेवल करती है, कंप्रेशन
फ्रिक्शन में थोड़ी बहुत हीट जो प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना, वो सिस्टम से बाहर चली जाएगी, और रेयरफेक्शन में जो कोल्ड होगा यानी कि हीट कम होगी, वो सिस्टम बाहर से अंदर आ जाएगी। उन्होंने इस जो सिस्टम है वो उसको आइसोथर्मल प्रोसेस माना था। तो आप डायरेक्ट लिख देना कि न्यूटन जो है वो एज्यूम्ड फ्लो ऑफ साउंड इन द गैसियस मीडियम इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। न्यूटन एज्यूम्ड वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट आपको मालूम है आइसोथर्मल प्रोसेस की होती है पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट को आप डिफरेंशिएट कर दें, फर्स्ट फंक्शन p, सेकंड का डेरिवेटिव dv प्लस सेकंड फंक्शन v, फर्स्ट का डेरिवेटिव dp इज इक्वल टू 0। तो p dv प्लस v dp इज इक्वल टू 0 आ गया। इससे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है dp डिवाइडेड बाई माइनस dv अपॉन v। यहाँ से सेट करें तो ये प्रेशर के इक्वल होती है। इसका फार्मूला जो है वो थर्मोडायनामिक्स में भी पूछ लेते हैं। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गैसियस मीडियम में प्रेशर के इक्वल होगी। इसका मतलब है हम इस फार्मूले के अंदर रूट पी बाई रो को लिख सकते हैं। ठीक, अब ये फार्मूला जो न्यूटन ने निकाला था ये करेक्ट नहीं था। इसका जरा वैल्यू निकाली गई है कि साउंड स्पीड आखिर एनटीपी पर एयर में कितनी आती है। तो एरर इन न्यूटन्स फार्मूला साउंड स्पीड इन एयर एट एनटीपी निकाली गई है। तो प्रेशर जो आपको मालूम है एटमॉस्फेरिक 1.014 इंटू 10⁵ होता है। डेंसिटी आपको ये लर्न करना पड़ेगा क्योंकि ये पेपरों में आता है 11th के 1.293, ये डिवाइड कर दें तो 280 मीटर पर सेकंड आती है। तो जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है साउंड की स्पीड की इन एयर में वो 332 मीटर पर सेकंड है, 332 मीटर पर सेकंड। तो ये स्पीड बहुत ज़्यादा है, ये स्पीड बहुत कम है। इसमें जो डिफरेंस है उसको माइनस किया, 332 में 280 को माइनस किया तो ये 52 मीटर पर सेकंड आया। अब परसेंटेज एरर निकाला तो परसेंटेज चेंज अपॉन ऑरिजिनल होता है। चेंज आपने 52 निकाला है। मेन स्पीड इसकी जो ऑरिजिनल है वो 332 है, इसमें 100 मल्टीप्लाई करें तो ये 15.7% या 16% आता है। इसको भी ये डायरेक्ट आप लर्न करें सारी चीज़ों को, जिससे वहाँ एग्जाम में कैलकुलेशन ना करना पड़े। न्यूटन्स ने जो स्पीड निकाली है वो 280 है, एक्चुअल 332 है, डिफरेंस तो निकाल ही लेंगे, परसेंटेज भी लर्न कर लें 16%। इसका मतलब है कि न्यूटन्स ने जो अपना फार्मूला निकाला है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को एग्री नहीं करता है और इसमें एरर है। ठीक है, यानी कि न्यूटन्स एक्सप्रेशन जो है वो करेक्ट नहीं है। न्यूटन ने जो ये एजम्पशन लिया था कि जो साउंड वेव प्रोपोगेट होती है उसको चूंकि आइसोथर्मल लिया है, आपने देखा कि वो आइसोथर्मल प्रोसेस लेने से उसकी जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट नहीं आती है। ठीक, उसमें लगभग 16% की एरर है। लैप्लास ने इस प्रोसेस को, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 11th के लिए लैप्लास करेक्शन, लैप्लास ने इस प्रोसेस को एडियाबेटिक माना। उन्होंने जो साउंड वेव प्रोपोगेट होती है मीडियम के अंदर उस प्रोसेस को फास्ट प्रोसेस माना, और फास्ट प्रोसेस की वजह से उसमें इतना टाइम नहीं बनता है कि कंप्रेशन में जो हीट प्रोड्यूस हो वो सिस्टम से बाहर जा सके या रेयरफेक्शन में सिस्टम में अंदर आ सके। दूसरा उन्होंने ये भी बताया कि जो गैस है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। यानी 2 पॉइंट हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ए गैस इज लार्ज है, द पल्स ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन फॉलो वन एनदर सो रैपिडली दैट देयर इज नो टाइम लेफ्ट फॉर एनी एक्सचेंज ऑफ हीट। दूसरा पॉइंट कि गैस जो है, ये इसको लिखना पड़ेगा आपको वहां पर, ये गैस इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इट डज नॉट अलाउ द फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन एंड सराउंडिंग। यानी वहाँ हीट का कोई ट्रांसफर नहीं होता है। यानी इसका मतलब है कि लैप्लास ने जो है इसमें करेक्शन किया है और इस प्रोसेस को एडियाबेटिक प्रोसेस माना है। तो हमने यहाँ लिखा है लैप्लास करेक्शन, लैप्लास एज्यूम्ड साउंड वेव प्रोपोगेशन एज ए एडियाबेटिक प्रोसेस। और एडियाबेटिक प्रोसेस की इक्वेशन आपको मालूम है कि पी वी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होती है, जहां पर गामा जो है वो सीपी अपॉन सीवी है। यहाँ पर जो गामा है वो सीपी अपॉन सीवी है, एडियाबेटिक एक्सपोनेंट है ये। इसको डिफरेंशिएट कर दें, फर्स्ट फंक्शन पी, सेकंड का बी पावर गामा को डिफरेंशिएट करें तो गामा नीचे लिखें, एक पावर कम करें, यहाँ डीवी लिखें, फिर सेकंड फंक्शन बी पावर गामा लिख दें और पी का डिफरेंशिएशन डीपी। हमारा यहाँ पर्पज है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को निकालना। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डीपी अपॉन माइनस डीबी बाई वी होगा, डीबी बाई वी। ठीक, यहाँ से आप सेट कर लें, v पावर गामा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, v पावर गामा -1 को v पावर गामा और v पावर -1 अलग करें, -1 अपान में आ जाएगा, जिससे यहाँ ये सेटिंग बन जाएगी और v पावर गामा कैंसिल कर दें तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गामा p के इक्वल आती है। इसका मतलब जो साउंड वेलोसिटी का फार्मूला है उसमें हम लिख सकते हैं गामा p बाई रो।
बल्क मॉडुलस की जगह गामा पी रिप्लेस कर दें। अब इसकी चेकिंग करेंगे कि इससे अगर हम वैल्यू पुटअप करते हैं तो कितनी वैल्यू साउंड स्पीड की आती है। जो गामा होता है वो ध्यान रखें कि जो एयर है उसके अंदर मोस्टली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, वो डाई एटॉमिक गैस है, उसका गामा 1.4 होता है, इसलिए यहाँ गामा की वैल्यू 1.4 पुटअप कर दें। और प्रेशर आपको मालूम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.014 इंटू 10⁵ डेंसिटी लन रखें 1.293 इज इक्वल टू, ये आ गया 332 मीटर पर सेकंड। ध्यान रहे ये टॉपिक 11th के लिए और कॉम्पिटिटिव के लिए तो है ही, 11th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th में ये जरूर पूछा जाता है, इसलिए आप 11th में इसको जरूर लर्न करके जाएं अगर क्लास में कराया गया हो। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन, ये हमने फार्मूला बना दिया। अब जो ये गामा पी बाई रो फार्मूला बना साउंड स्पीड का, अब इनकी एक एक पॉइंट की इसकी स्टडी करेंगे। ठीक, तो पहले इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड, यानी कि जो साउंड स्पीड है उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है ना, इफेक्ट ऑफ साउंड, ये ध्यान रखें, ये ध्यान रखें, ये फार्मूला लर्न कर लें। ठीक, तो साउंड स्पीड गामा पी बाई रो है, डेंसिटी जो है मास अपॉन वॉल्यूम होती है। हमने यहाँ नीचे डेंसिटी की जगह मास अपॉन वॉल्यूम पुटअप कर दिया, तो इसका V ऊपर चला जाएगा और P नीचे आ जाएगा। ठीक, आपको मालूम है आइडियल गैस इक्वेशन म्यू मोल के लिए PV इज इक्वल टू म्यू RT होती है, और म्यू होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो PV की जगह यहाँ म्यू RT लिख दें, और जो मास है उसकी जगह म्यू की जगह मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो हमारा साउंड स्पीड का फार्मूला यहाँ लिखें, मास कैंसिल हो जाएगा, नीचे कैपिटल M आ जाएगा, ये मॉलिक्यूलर मास है, R गैस कांस्टेंट है, गामा यहाँ पर Cp अपॉन Cv है। ध्यान रखना ये सारे फार्मूलों में y और गामा ये सब मिक्स नहीं करना, गामा Cp बाई Cv है। ठीक, ये साउंड स्पीड का फार्मूला आपको लर्न करके रखना है, रूट गामा RT ओवर M। ठीक, इसमें गामा हमने आपको बता दिया, T टेम्परेचर है, M मॉलिक्यूलर मास है। अगर किसी गैस में आप गैस को फिक्स कर लें तो उसका गामा फिक्स हो जाएगा, R फिक्स हो जाएगा और मॉलिक्यूलर मास फिक्स हो जाएगा। फिर अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो साउंड वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट T है। इसका मतलब फार्मूला लगेगा V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू रूट T1 अपॉन T2। ठीक है ना, और अगर गैस का गामा भी ध्यान रखना कि मोनो एटॉमिक ले रहे हैं कि डाई एटॉमिक ले रहे हैं, जैसे दोनों गैसें डाई एटॉमिक हैं उस कंडीशन में, ठीक है ना, आप एक ही गैस ले लो, कोई ऑक्सीजन ले लो, तो ऑक्सीजन में गामा फिक्स हो गया, मॉलिक्यूलर मास फिक्स हो गया, ये टेम्परेचर आ गया। अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें तो गामा और M पर ये डिपेंड करेगा। ठीक, अगर मान लीजिए दो गैसें हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो गामा फिक्स हो गया, इसका मतलब है कि आपकी वेलोसिटी का फार्मूला V1 अपॉन V2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट M2 अपॉन M1 हो गया। इनके न्यूमेरिकल लगाते समय यहाँ पर ध्यान रखना, हम भी इसमें न्यूमेरिकल लगवाएंगे आगे। नेक्स्ट आर्टिकल देखें, सेकंड, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर आपने फार्मूला पढ़ा था रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का, VRMS इज इक्वल टू रूट 3RT ओवर M, और साउंड वेलोसिटी का फार्मूला आपने अभी ड्राइव किया है रूट गामा RT ओवर M। वहां पर दोनों को कंपेयर कर लें तो साउंड वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट गामा बाई 3 इंटू VRMS आ जाएगा, ये रिलेशन बन गया। अगर आपको गैस के अंदर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी दी गई है, इसका मतलब है आप उससे साउंड वेलोसिटी का कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है ना। अब नेक्स्ट आर्टिकल देखें, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। देखिए, जब ह्यूमिडिटी होती है तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो, ये पहले हम इफेक्ट ऑफ डेंसिटी ले रहे हैं। डेंसिटी जो है आपकी, जैसे गामा पी बाई रो है, तो डेंसिटी ऑक्सीजन की आपको मालूम है 16 टाइम्स होती है हाइड्रोजन की डेंसिटी के। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि जो वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट रो है साउंड वेलोसिटी। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन में स्पीड आएगी वो 4 टाइम्स ऑक्सीजन की आएगी। ठीक है, यानी डेंसिटी का इफेक्ट पड़ेगा अगर प्रेशर कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी ये सब चेक करके रखें, जब भी किसी फार्मूले के अंदर आप देखें कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अदर पैरामीटर कांस्टेंट होने चाहिए। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन इज 4 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन है, यानी कि हाइड्रोजन में वेलोसिटी 4 टाइम्स होगी। ठीक है ना। अब आप देखें इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है ना, ये डेंसिटी का इफेक्ट था आपका। तो प्रेशर के लिए फार्मूला देखें, गामा पी बाई रो। ठीक, वैसे होता क्या है कि अगर आप प्रेशर को बढ़ा दें तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, लेकिन टेम्परेचर पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो जितना प्रेशर बढ़ाएं उसी हिसाब से डेंसिटी बढ़ती है, और इसके बढ़ने से क्या होता है कि ये वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है साउंड की। ये सब V साउंड वेलोसिटी है, हमने यहाँ यस नहीं लिखा है, यस लिख दे रहे हैं। ठीक,
तो गामा पी वाई रो का कई मेथड हैं इसको प्रूव करने के। एक तो ये है कि आप इसे गामा आर टी ओवर एम के टर्म्स में प्रूव कर दें ये, ठीक। और नेचुरल है कि इसमें जो है वो प्रेशर नहीं आ रहा है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है, तो मॉलिक्यूलर मास कांस्टेंट हो गया, आर कांस्टेंट, वाई कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो साउंड वेलोसिटी कांस्टेंट, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं। दूसरा मेथड ये है कि आप यहाँ पर जो है वो डेंसिटी को मास अपान वॉल्यूम लिखें और पीवी इज इक्वल टू होता है आरटी। अगर हम 1 मोल के लिए लें तो मास को हम मॉलिक्यूलर मास लिख सकते हैं। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टी कांस्टेंट होगा, तो पीवी कांस्टेंट होगा, यहाँ पर पीवी कांस्टेंट होगा। इसका मतलब है कि साउंड वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, ठीक। तो हमने नीचे स्टेटमेंट भी लिखा है कि साउंड वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर है प्रोवाइडेड टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो फिर साउंड वेलोसिटी जो है वो इंडिपेंडेंट रहती है प्रेशर के, ठीक। ये सभी टर्म आपको लर्न करने हैं। अब है इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी में क्या होता है कि जो एयर है उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो H2, उनका जो मॉलिक्यूलर मास है वो 18 है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का ज़्यादा है। तो आप इस फार्मूले से भी चेकिंग कर सकते हैं गामा आर टी ओवर एम से। मॉलिक्यूलर मास डिक्रीज हो गया तो वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। इसका मतलब है कि ह्यूमिडिटी के इफेक्ट से जो साउंड वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक। हमने यहाँ ठीक से भी लिखा है मॉलिक्यूलर मास फॉर H2 18 होगा, एम ऑक्सीजन का 32 है, नाइट्रोजन का 28 है, हेंस वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मॉइस्ट एयर इंक्रीजेज। और एक बात ध्यान रखना कि अगर ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो अगर उसकी जो डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन एयर डिक्रीजेस द डेंसिटी, हेंस वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मॉइस्ट एयर इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ड्राई एयर। आप किसी से भी लिख देना, डेंसिटी से लिख दें चाहे मॉलिक्यूलर मास से 11th में लिख दें, किसी से भी समझ लें, ठीक है ना। दैट इज व्हाई द साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन रेनी डे देन ऑन ड्राई डे। रेनी डे में वो लिखते हैं कि जैसे सायरन वगैरह की जो साउंड आती है वो साउंड जो है वो जल्दी आ जाती है क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा होती है और तेज भी सुनाई पड़ती है उसकी वजह से। अब है आपका इफेक्ट ऑफ विंड वेलोसिटी। अगर हवा का फ्लो हो रहा हो, विंड का फ्लो हो रहा हो, मान लीजिए साउंड राइट को जा रही है, BS हमारी साउंड वेलोसिटी है, BW विंड वेलोसिटी है, दोनों एक ही डायरेक्शन को जा रही हैं, तो जो नेट वेलोसिटी है वो BS प्लस BW कर लें। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस कर लें। अगर कोई एंगल पर है तो कंपोनेंट कर लें। यहाँ पर ये साउंड वेलोसिटी है, ये हमने BS लिखा है, और ये आपका विंड वेलोसिटी है और बीच में एंगल थीटा है। तो नेचुरल है कि जब नेट वेलोसिटी निकालेंगे तो विंड वेलोसिटी का कंपोनेंट कर लें तो BS प्लस BW cos थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th का सभी पेपरों में पूछा जाता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वेलोसिटी ऑफ साउंड का वो हम इससे डिफाइन करते हैं BT माइनस V नॉट डिवाइडेड बाई T। VT जो है वो साउंड वेलोसिटी है T डिग्री सेंटीग्रेड पर, और V नॉट जो है T डिग्री सेंटीग्रेड को हमने बाद में कन्वर्ट किया है T डिग्री सेंटीग्रेड पर, और V नॉट वेलोसिटी जो है साउंड वेलोसिटी वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, सेंटीग्रेड में ही है यहाँ पर। VT माइनस V नॉट डिवाइडेड बाई T। और इसको डिफिनीशन में भी लिख देते हैं कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द साउंड व्हेन टेम्परेचर चेंजेस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी चेंज इन वेलोसिटी ऑफ साउंड व्हेन टेम्परेचर चेंजेस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। तो इसके माने चेंज इन वेलोसिटी पर डिग्री सेंटीग्रेड है। ध्यान रखना आप अच्छी तरह से। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, देखिए VT अपॉन V नॉट, चूंकि वेलोसिटी का फार्मूला रूट गामा आर टी ओवर एम हम प्रूव कर चुके हैं। एयर का मॉलिक्यूलर वेट मास कांस्टेंट होगा, R कांस्टेंट, गामा कांस्टेंट, तो BS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट T होगा। इसका मतलब है कि T डिग्री पर यहाँ T और 0 पर यहाँ T नॉट लगा दिया। T का मतलब है 273 प्लस T डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि हमें सेंटीग्रेड में यहाँ पर लाना है, और T नॉट का मतलब 273 और 0 प्लस किया तो इतना ही आएगा। यहाँ रूट की पावर 1/2 लगा दें, 273 में 273 डिवाइड किया तो 1 आया, प्लस का साइन लगा में T अपॉन 273। आगे बढ़े, ये बाइनोमियल थ्योरम यहाँ लगा दें क्योंकि ये कम डिग्री टेम्परेचर चेंज के लिए है, इसलिए ये वैल्यू यहाँ पर बहुत स्मॉल होगी। 1/2 का यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें, 273 में 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 546 आएगा। ये जो 1 लिखा गया है इसको लेफ्ट में लाएं तो BT अपॉन V नॉट माइनस 1 इज इक्वल टू T अपॉन 546 आया। एलसीएम ले लें, T को नीचे ले आए
तो BT माइनस V नॉट, इसका एलसीएम लेंगे, V नॉट को उधर ले जाएं, डिवाइडेड बाई 546 हुआ, थोड़ा सेटिंग ध्यान रखना। एलसीएम लेंगे, V नॉट आएगा, T आएगा, T को इधर ले आएं डिनोमिनेटर में, V नॉट को उधर ले जाएं न्यूमरेटर में। ये हमारी क्वांटिटी बनानी है क्योंकि ये अल्फा के इक्वल है। यहाँ पर भी हम लिख दे रहे हैं अल्फा के इक्वल है, ठीक है ना। तो V नॉट की वैल्यू यहाँ पर डाल दें, यहाँ नहीं डालना है, ये फार्मूले में है। V नॉट की वैल्यू 332 डालें, डिवाइडेड बाई 546, ये वैल्यू आप लर्न रखनी है। सीधे सीधे ये 0.608 आती है, या हम 0.61 भी बोल सकते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू BT माइनस V नॉट डिवाइडेड बाई T इज इक्वल टू 0.61 आ गया। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसमें T का, तो BT इज इक्वल टू V नॉट प्लस 0.61 T आएगा। ध्यान से देखें, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो जो वेलोसिटी साउंड की है वो 0.61 मीटर पर सेकंड चेंज होगी, यानी कि राइज होगी। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीजेज बाई 0.61 मीटर पर सेकंड फॉर एवरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर। यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर में जो है जो वेलोसिटी साउंड की बढ़ेगी वो 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ेगी। ठीक, ये आर्टिकल ध्यान रखना टेम्परेचर कोफिशिएंट का, अल्फा का। तो ओके स्टूडेंट, हमने आज आपको जो है वो वेलोसिटी ऑफ साउंड के कई सारे फार्मूले, यानी वेलोसिटी ऑफ वेव के, वेलोसिटी ऑफ साउंड के डिफरेंट मीडियम में न्यूटन्स का फार्मूला और लैप्लास करेक्शन, ठीक, मेन 11th में ये ध्यान रखना है, ये वाला आर्टिकल, ठीक है ना। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, फिर आगे डिस्कस करते हैं। ओके।